इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो 1971 बांग्लादेश वॉर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। वैसे तो पीएनएस गाजी के नाम से हम सब वाकिफ हैं और इस पर तो बाकायदा एक फिल्म बन चुकी है, कई जगहों पर इसका जिक्र है। पर इस वीडियो को लाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि फिल्मों में या टीवी सीरीज में, वेब सीरीज में सब कुछ नहीं बताया जाता है, उसका नाटकीय रूपांतरण कर दिया जाता है। तो इसीलिए चूंकि मैंने अपनी इस पूरी सीरीज में भारतीय नेवी के दो बेहद कामयाब मिशंस, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन की सारी डिटेल मैंने आपको दी है और सारी ऑथेंटिक डिटेल मैंने आपको दी है। तो इसलिए पीएनएस गाजी को छोड़ देना या पीएनएस गाजी को उसी में जगह दे देना ये थोड़ा फिट नहीं बैठता, क्योंकि पीएनएस गाजी एक अलग टॉपिक है और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में बताना बेहद जरूरी था। तो भारतीय नेवी के इतिहास में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है पीएनएस गाजी का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी नेवी ने अपनी सबमरीन पीएनएस गाजी को जानते बूझते आत्मघाती मिशन पर भेजा। ये आज भी एक रहस्य है कि पीएनएस गाजी को किसने डुबोया, पर पाकिस्तान तो पिछले 50 साल से यही दावा कर रहा है कि इंडियन नेवी ने पीएनएस गाजी को नहीं डुबोया। वैसे एक तरह से देखा जाए तो हम भी ये कह सकते हैं कि जी बात तो सही है, इंडियन नेवी ने पीएनएस गाजी को तबाह नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं भाई। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। पीएनएस गाजी के तबाह होने की जो सबसे बड़ी वजह थी ना, वो खुद पाकिस्तानी नेवी थी। इस मिशन को प्लान करने वाले नाकाबिल पाकिस्तानी नेवी के ऑफिसर्स थे। उन्होंने पीएनएस गाजी को भेज तो दिया, लेकिन मिशन में आगे क्या क्या हो सकता था इसकी कोई डिटेल्ड प्लानिंग उन्होंने की ही नहीं। नतीजा आज पूरी दुनिया जानती है कि पीएनएस गाजी का हश्र क्या हुआ था। तो चलिए सबसे पहले आपको पीएनएस गाजी की थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। पीएनएस गाजी जो थी इंडियन ओशियन रीजन की दूसरी सबमरीन थी। तब केवल इंडोनेशिया के पास ही सबमरीन थी। पाकिस्तानी नेवी में 4 सितंबर 1964 को पीएनएस गाजी कराची के नेवल डॉकयार्ड पर पहुंची थी। और अगर इंडियन नेवी की बात करें तो 5 जुलाई 1968 को आईएनएस कलवरी विशाखापट्टनम के हमारे नेवल बेस पर पहुंची थी। यानी भारत से 4 साल पहले ही पाकिस्तान सबमरीन ऑपरेट करने लगा था। पाकिस्तान को अमेरिका से पनडुब्बी मिली थी, जबकि भारत को रशिया से। पीएनएस गाजी एक अमेरिकन मेड डीजल सबमरीन थी जिसका नाम था यूएसएस डियाब्लो। डियाब्लो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है डेविल। हिंदी में कहें तो डेविल यानी शैतान। यह वाकई समुद्र का शैतान लगती थी। 311 फुट से ज्यादा लंबी यह सबमरीन सरफेस पर 20 नॉटिकल माइल से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती थी। 400 फुट की गहराई तक ऑपरेट हो सकती थी। 24 टारपीडो, डेक गन, 2 20 mm गन, 2 30 कैलिबर मशीन गन से लैस थी। इस खतरनाक सबमरीन ने पाकिस्तान की नेवी को जबरदस्त मजबूती दी थी। 1964 में पाकिस्तान ने अमेरिका से 4 साल की लीज पर इस सबमरीन को हासिल किया था। पाकिस्तान नेवी में शामिल की गई ये पनडुब्बी इंडियन नेवल शिप्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी थी। 8 सितंबर 1965 को इंडियन पोर्ट सिटी द्वारका पर अटैक में पीएनएस गाजी भी शामिल थी। वैसे तो पाकिस्तान नेवी के इस हमले में केवल एक गाय की मौत हुई थी, लेकिन पाकिस्तान इसे कामयाब ऑपरेशन बताता है। इसी वजह से 8 सितंबर को पाकिस्तान अपना नेवी डे मनाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीएनएस गाजी को सिताराए जुर्रत और तमगाए जुर्रत समेत एक दो नहीं बल्कि 10 अवार्ड से नवाजा था। 1965 में पाकिस्तानी नेवी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गाजी का निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन तब विक्रांत अंडर मेंटेनेंस था, इसलिए गाजी का यह सपना पूरा नहीं हो पाया था। 6 साल बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां बढ़ चुकी थी। लड़ाई के पूरे आसार बन चुके थे। इंडियन नेवी के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ये जानते थे कि पाकिस्तानी नेवी इस बार भी पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत पर अटैक करने के लिए भेजेगी। और इस बार भारतीय नेवी पीएनएस गाजी को हंट डाउन करने की सारी तैयारी कर चुकी थी। 1965 की लड़ाई में इंडियन नेवी को ऑपरेशंस की परमिशन नहीं थी, लेकिन 1971 में वो बात नहीं थी। इस बार इंडियन नेवी ने
पहले ही पीएनएस गाजी का काम तमाम करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। भारत की नौसेना को न केवल गाजी से 1965 का हिसाब बराबर करना था, बल्कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए सबसे बड़े खतरे को खत्म भी करना था। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी ने भी आईएनएस विक्रांत को टारगेट करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि 8 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी के कमांडर जफर मोहम्मद खान को नेवल हेडक्वार्टर बुलाया गया और उन्हें आईएनएस विक्रांत को तबाह करने का काम सौंपा गया। उन्हें एक लिफाफा दिया गया जिसमें आईएनएस विक्रांत से जुड़ी कई जानकारियां थीं। जफर को 10 दिनों के भीतर मिशन पर निकलने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन तब तक पाकिस्तानी नेवी को इस बात की जानकारी थी कि आईएनएस विक्रांत बॉम्बे में ही है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर में पीएनएस गाजी के मिशन विक्रांत के बारे में लिखा है। उनकी किताब में लिखा है कि पाकिस्तानी नेवी के कुछ जासूस बॉम्बे के एक होटल से आईएनएस विक्रांत पर नजर बनाए हुए थे। यह बात नवंबर 1971 की है, यानी 8 नवंबर को जब पाकिस्तान नेवी ने कमांडर जफर मोहम्मद खान को मिशन पर जाने का ऑर्डर इसी इनपुट के बाद दिया था। लेकिन इंडियन नेवी ने विक्रांत को पहले ही ईस्टर्न थिएटर में तैनात करने का फैसला कर लिया था। एडमिरल कृष्णन ने अपनी किताब में लिखा है कि एडमिरल नंदा ने उन्हें 10 जून को बेंगलोर मिलने के लिए बुलाया। यहां उन्होंने बताया कि आईएनएस विक्रांत को ब्रह्मपुत्रा क्लास की 2 गनशिप्स, पेटिया क्लास की 2 शिप और 1 सबमरीन के साथ ईस्टर्न थिएटर में तैनात किया जाएगा। लेकिन ईस्टर्न कमांड के हेड वाइस एडमिरल कृष्णन कुछ अलग ही प्लानिंग करने लगे। क्या थी ये प्लानिंग, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बॉम्बे में विक्रांत पर नजर गड़ाए हुए पाकिस्तानी जासूसों को कैसे झटका लगा, कैसे उन्हें बरगलाया गया, ये आपको बताते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेजर जनरल यान कार्डोजो अपनी किताब में लिखते हैं कि बंबई के होटल में मौजूद जासूसों को 13 नवंबर को विक्रांत कहीं नजर नहीं आया। तब पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले एक वेस्टर्न कंट्री के असिस्टेंट नेवल अटैचे को फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के एडीसी से यह जानने की कोशिश की उसने कि इस समय विक्रांत कहां है। इसकी खबर फौरन इंडियन नेवल इंटेलिजेंस को दी गई। बाद में पाकिस्तानी जासूसों को पता लग गया कि आईएनएस विक्रांत बॉम्बे से चलकर मद्रास पहुंच चुका है। यान कार्डोजो अपनी किताब में लिखते हैं कि क्या यह महज संयोग था कि उन्हीं दिनों पाकिस्तान का समर्थन करने वाले उसी पश्चिमी देश का एक जहाज मद्रास गया और वहां उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसने मद्रास बंदरगाह के आसपास कई परीक्षण उड़ानें भरी। क्या इन उड़ानों का उद्देश्य इस बात की पुष्टि करना था कि विक्रांत मद्रास में है या नहीं? पीएनएस गाजी पर बीबीसी में पब्लिश्ड आर्टिकल के मुताबिक इंडियन आर्मी ने 8 नवंबर को पाकिस्तानी नेवी के सिग्नल्स रिकॉर्ड किए थे। ये सिग्नल 10 नवंबर को डिकोड किए गए, जिससे पता चला कि पाकिस्तानी नेवी ने पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत और अपनी डाफने क्लास की दूसरी सबमरीन्स को वेस्टर्न फ्रंट पर मौजूद दूसरे नेवल शिप्स को तबाह करने की जिम्मेदारी दी है। 14 नवंबर को, यानी भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होने के 11 दिन पहले, पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत की तलाश में निकल पड़ी। उसे कराची से लगातार इनपुट मिल रहे थे। 14 नवंबर को कराची से चली पीएनएस गाजी 18 नवंबर को श्रीलंका के त्रिंकोमाली हार्बर पर पहुंची, जहां उसने फ्यूल भरवाया। एक तरफ गाजी आईएनएस विक्रांत की तलाश में थी, तो दूसरी तरफ इंडियन नेवी अपने इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट बिल्कुल सीक्रेट रख रही थी। तब आईएनएस विक्रांत के 300 स्क्वाड्रन के सीओ रह चुके संतोष गुप्ता बताते हैं कि विक्रांत को कहीं भी ज्यादा दिन तक रुकने नहीं दिया जाता था। उसकी मूवमेंट लगातार बनी रहती थी। The Vikrant's movements were so secretive that from about the 20th of August till the operation started, nobody really knew where Vikrant was. It was always on the move, and it was always elusive. One day in Vizag, a few hours later, it was back in Andamans, in Nicobar Group, coming back towards Chennai if required, some rations and so on, and then go back again. And soon even the rations and all started being delivered at sea by delivery vessels. So we really had no need to come to Vizag or Madras and stay put somewhere away in the South Andaman Sea or in the Indian Ocean. लेकिन गाजी श्रीलंका के रास्ते मद्रास की तरफ बढ़ रही थी। गाजी विशाखापट्टनम के पास डूबी। यहाँ एक नेवल म्यूजियम है, जहाँ नेवी की दूसरी चीजों के साथ साथ पीएनएस गाजी के अवशेषों को भी रखा गया है।
इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि गाजी ने चिटगोंग नेवल बेस को भेजा गया एक सिग्नल इंडियन आर्मी ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इसमें एक लुब्रिकेशन ऑयल की जानकारी मांगी गई थी जो केवल सबमरीन या माइन स्वीपर में इस्तेमाल होती है। इस मैसेज के मिलते ही इंडियन नेवी को पता चल गया कि पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल में आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान को तब बड़ा झटका लगा जब उनके जासूसों को मद्रास में आईएनएस विक्रांत कहीं नजर ही नहीं आया। इसकी खबर फौरन पीएनएस गाजी के कमांडिंग ऑफिसर जफर मोहम्मद खान को भेजी गई। इंडियन आर्मी ने इसे भी इंटरसेप्ट किया। इसके बाद शुरू हुआ इंडियन नेवी का मिशन पीएनएस गाजी हंट। यह प्लान था इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड के चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन का। कृष्णन ने पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम में फांसने की तैयारी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने विक्रांत को अंडमान की तरफ भेज दिया, फिर उन्होंने डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम पोर्ट पर हैंगर किया और यह जताया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। यानी भारतीय नेवी ने शिकारी का शिकार करने के लिए बेट लगा दी थी ताकि शिकारी को भरोसा हो जाए कि उसका जो शिकार है वो टारगेट पर आ चुका है। और इसके लिए आईएनएस राजपूत को वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि जासूस ये समझें कि जी आईएनएस विक्रांत पहुंच चुका है। वाइस एडमिरल कृष्णन ने अपनी किताब नो वे बट सरेंडर में लिखा है 13 नवंबर को आईएनएस विक्रांत को अपनी फ्लीट के साथ मद्रास से एक अनजान ठिकाने, जिसे मैं सुरक्षा कारणों की वजह से पोर्ट एक्सरे बुलाता हूं, वहां भेज दिया गया। पोर्ट एक्सरे पूरी तरह वीरान जगह थी जहां बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई माध्यम नहीं था। यह जगह एक लगून की तरह थी। वाइस एडमिरल का एक काम पूरा हो चुका था। विक्रांत एक सेफ जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी उनका दूसरा काम बाकी था। यह काम था पीएनएस गाजी को फांसने के लिए दाना डालना। कृष्णन जानते थे कि नॉर्मल टेलीफोन पाकिस्तान टैप कर रहा है, इसलिए उन्होंने मद्रास के नेवल ऑफिसर इंचार्ज को फोन करके कहा कि विक्रांत विशाखापट्टनम से निकलकर मद्रास जाएगा, वहां उसके लिए बर्थ और दूसरी जरूरतों का इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही विशाखापट्टनम में भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को खूब सारे राशन का ऑर्डर दिया गया। सब्जी और मीट मंगवाया गया ताकि यह लगे कि बहुत बड़ी फ्लीट के लिए राशन जा रहा था। एन कृष्णन ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि यहां पाकिस्तानी जासूस होंगे जो ये खबर पाकिस्तान को भेजेंगे। इतना ही नहीं, आईएनएस राजपूत को डिकॉय यानी चारे की तरह विशाखापट्टनम पोर्ट पर बह दी गई। नेवल हेडक्वार्टर से उसे खूब सारे सिग्नल भेजे गए जिससे यह लगे कि एक बहुत बड़ा शिप यहां मौजूद है। और तो और आईएनएस विक्रांत के एक सेलर के नाम पर जानबूझकर एक प्राइवेट टेलीग्राम किया गया जिसमें उसने अपनी बीमार मां के बारे में बात की थी। पाकिस्तान वाइस एडमिरल एन कृष्णन के फेंके जाल में फंस गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। कराची नेवल हेडक्वार्टर ने फौरन पीएनएस गाजी को मैसेज दिया कि जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया उसे। वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि डूबी हुई पीएनएस गाजी के अंदर से वो सारे मैसेजेस बरामद किए गए जो कराची से उसे भेजे गए थे। ये वही सारे फेक मैसेज थे जो इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को झांसा देने के लिए भेजा था। एक मैसेज इंडियन नेवी ने मीडिया में रिलीज भी किया था जो कराची से पीएनएस गाजी के कमांडर को भेजा गया था। ये वही मैसेज है, देखिए बड़े लेटर्स में लिखा है सीक्रेट टू गाजी फ्रॉम पाक नेवी। ऑर्डर क्या था वो पढ़िए। ऑक्युपाई जोन विक्टर विद ऑल डिस्पैच, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स करियर इन पोर्ट। 25 नवंबर को भेजे गए इस मैसेज में जिस जोन विक्टर की बात की गई है, इंडियन नेवी के मुताबिक वो जोन विशाखापट्टनम था। वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने आईएनएस राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को बुलाकर आगे का प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आईएनएस राजपूत की फ्यूलिंग हो जाए, यानी उसमें तेल भर लिया जाए, शिप को तेजी से लेकर बाहर निकलना है और इसके साथ ही बाहर निकलते ही मतलब डॉक से पनडुब्बी भले नजर आए या ना आए, 2 डेप्थ चार्जर फायर कर देने। ये आईएनएस राजपूत को कमांड दे दिया गया। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 और 4 दिसंबर की रात आईएनएस राजपूत हार्बर से बाहर निकला। सारे नेविगेशनल स्विच बंद कर दिए गए थे। यह बहुत खतरनाक मिशन था। कृष्णन और आईएनएस राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह जानते थे कि हार्बर के बाहर गाजी घात लगाए उनका इंतजार कर रही है और जरा सी चूक मौत को दावत दे सकती है। लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हार्बर से बाहर निकलते ही इंदर सिंह पैनी नजरों से गाजी को ढूंढ रहे थे। करीब आधा मील दूर पानी में इंदर सिंह को हलचल दिखाई दी। उन्होंने वहां पहुंचकर 2 डेप्थ चार्ज दाग दिए
और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद रात 12:15 बजे विशाखापट्टनम तेज धमाके की आवाज से दहल उठा। इसी साल यानी 2023 के अक्टूबर में 100 साल की उम्र में कमांडर इंदर सिंह का हरियाणा के रोहतक में निधन हो गया। इंडियन नेवी ने अपने इस वेटरन को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी थी। उनके फ्यूनरल में पहुंचे नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर और इंदर सिंह के दामाद नसीब सिंह ने बताया कि कैसे इंदर सिंह ने गाजी का सामना किया था। इसी बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जहाज जब भी वॉर के टाइम में बाहर निकलता है, लड़ाकू जहाज, तो वो जिगजैग करता है, मतलब वो हमेशा लेफ्ट राइट स्टेट ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो उस फुल स्पीड पे विशाखापट्टनम बंदरगाह से बाहर निकले और उनके जो सोनार होते हैं, अंडर वाटर सोनार, वो भी उनका काम कर पूरा मतलब फुल स्पीड काम कर रहा था। उनको ऐसे कुछ इंडिकेशन मिले कि शायद कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है। तो वो उसकी सावधानी के लिए उन्होंने जाते जाते जो है निकलते जो अंडर वाटर बॉम्ब होते हैं, जिसको हम नेवी में बोलते हैं डेप्थ चार्ज, उन्होंने अपने जो रास्ते में आए डेप्थ चार्ज गिराए। और वो उनको ये पता नहीं था कि ये किस पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि सब डाउट था। और वो हमला करते हुए वो विशाखापट्टनम हार्बर से बाहर निकल के हमला करके और वो अपना चिटगांव पूर्व पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आईएनएस राजपूत ने जो डेप्थ चार्जेस फेंके थे, क्या उसने गाजी का काम तमाम कर दिया था? ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि 3 और 4 दिसंबर की रात आईएनएस राजपूत हार्बर से बाहर निकला था और उसी रात पीएनएस गाजी समंदर की गहराइयों में दफन हो गई थी, यानी कि उसकी वहां पर कब्र बन गई। पर इसे लेकर अभी तक 100% सटीकता वाला कोई जवाब नहीं मिला है। पर ज्यादातर का यही मानना है कि पीएनएस गाजी की कब्र आईएनएस राजपूत की वजह से ही बनी थी। 3 और 4 दिसंबर की रात 12:15 बजे जब विशाखापट्टनम के करीब समंदर में हुए जोरदार ब्लास्ट की वजह से पीएनएस गाजी की कब्र बन गई, तब उस वक्त भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान से जंग को लेकर रेडियो पर देश को संबोधित कर रही थी। इंडियन नेवी के चीफ रह चुके एडमिरल अरुण प्रकाश ने बताया कि ब्लास्ट के बाद जांच के लिए जब नेवी के डाइवर्स अंदर गए, तब पता चला कि वहां तो एक सबमरीन पड़ी है। The Ghazi was pre-positioned off Visakhapatnam. She came looking for our aircraft carrier Vikrant, but due to a very adroit deployment of the aircraft carrier, she was taken well away from this scene. And then the Ghazi came looking for other prey, and she was engaged in laying a minefield outside the busy port of Visakhapatnam. On that particular night, there was a destroyer patrolling there, and the lookouts on the destroyer saw some disturbance in the water, and the destroyer then launched some depth charges. The depth charges exploded, and shortly thereafter there was a big underwater explosion, and subsequently when our divers went down, we found that PNS Ghazi had sunk there. डूबी हुई गाजी का पता लगाने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर सज्जन कुमार दहिया को दी गई। सज्जन अपनी टीम के साथ जब उस जगह पर गए तो उन्हें गाजी नजर आई। वो बेहद सावधानी से गाजी के कुछ पार्ट्स अपने साथ लेकर वापस आए। इस बहादुरी के लिए सज्जन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पर सवाल अभी भी वही है कि क्या पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज की वजह से डूबी? इसके जवाब से पहले आपको बताते हैं कि पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर विक्रांत का इंतजार करते हुए क्या कर रही थी। पीएनएस गाजी न केवल आईएनएस विक्रांत को तबाह करना चाहती थी, बल्कि वो विशाखापट्टनम हार्बर को पूरी तरह से लॉक करना चाहती थी। इसके लिए वो हार्बर के बाहर अंडर वाटर माइंस बिछा रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गाजी अपनी ही बिछाई माइंस का शिकार हो गई हो। 1971 में आईएनएस विक्रांत के 300 स्क्वाड्रन के सीईओ रह चुके संतोष गुप्ता की माने तो ऐसा भी हो सकता है। Ghazi lay hidden in those waters, and then she got very ambitious because she's almost certain Vikrant was now in Visakhapatnam. And that's when she started laying mines. And one of the mines blew up when the INS Rajput, which is operating and patrolling in that area, dropped depth charges. तो अगर ये बात सच है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आईएनएस राजपूत ने ही गाजी को दफन किया था। एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के डूबने की वजह उसके अंदर हुआ एक धमाका भी हो सकता है। कैप्टन सुरेश बाबू मार्कोस कमांडो रह चुके हैं, नेवी के एक्सपर्ट डाइवर रह चुके हैं, कई अंडर वाटर मिशंस को उन्होंने अंजाम दिया है। सुरेश बाबू भी विशाखापट्टनम हार्बर से कुछ दूरी पर समंदर में पड़े पीएनएस गाजी की जांच कर चुके हैं। यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गाजी के अंदर जाना बहुत डरावना था।
years of fishing nets and trawls have covered it. And all these fishing nets are standing around the submarine. And it's pretty creepy for a diver to go down because your legs, your pipes, all are getting entangled in them. You know, what initially strikes you is that you're getting into one kind of a quagmire where you're not going to come out of it. कैप्टन सुरेश ने बताया कि जब वो गाजी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि गाजी का अगला हिस्सा धमाके की वजह से तबाह हो चुका था। उनके मुताबिक ये तभी हो सकता है जब गाजी के अंदर रखे टॉर्पीडो और माइंस फट जाएं। One of the theories suggests that when she came up to take a visual confirmation, that is only the periscope out, maybe they encountered a larger naval vessel. And to avoid collision, she went in for a emergency dive. And the depth being so less must have hit the bottom so hard that the already armed torpedoes and mines which they had kept for deployment must have exploded in the forward section. So that is how the forward section has a blast. पीएनएस गाजी में हुए विस्फोट को लेकर एक थ्योरी यह भी है कि आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज से बचने के लिए जब वो तेजी से नीचे गई तो वो खुद ही अपने बिछाए माइन से टकरा गई। जबकि एक थ्योरी यह कहती है कि सबमरीन के अंदर हाइड्रोजन का लेवल डेंजरस पॉइंट तक बढ़ गया था और इसी वजह से उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। एडमिरल अरुण प्रकाश कुछ ऐसी ही बात बता रहे हैं। There is a certain fog of war which surrounds this incident because subsequent investigations by our own Navy found that there had also been an internal explosion inside the submarine. She was carrying mines. Submarines also have large banks of batteries which exude hydrogen, so explosion can take place. कई सारी थ्योरीज हैं लेकिन जो सच्चाई के सबसे करीब है वो है आईएनएस राजपूत वाली। कई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि पीएनएस गाजी की समंदर में कब्र आईएनएस राजपूत नहीं बनाई। डैमेज असेसमेंट 1971 इंडो पाक नेवल वॉर के नाम से बनाई गई बी हैरिक रिपोर्ट जो फरवरी 2005 में पब्लिश हुई थी, उसमें भी यही लिखा हुआ है। देखिए 3 दिसंबर 1971 को उसने आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्जेस को ही पीएनएस गाजी के डूबने की वजह बताई है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है कि पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत के द्वारा डाले गए डेप्थ चार्जेस से टकरा गई और वो नष्ट हो गई। अच्छा, एक बड़ी बात और भी है, ये वही दिन था जिस दिन पाकिस्तान ने भारत पर एयर अटैक कर जंग की शुरुआत की थी। ठीक उसी दिन पीएनएस गाजी घात लगाए आईएनएस विक्रांत का इंतजार कर रही थी। तो क्या यह भी पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा था कि भाई 3 दिसंबर के ही दिन एयर और नेवल अटैक कर भारत को दोहरी चोट पहुंचाई जाए? खैर, गाजी अपने मिशन में नाकाम रही और बंगाल की खाड़ी में उसकी कब्र बन गई। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि पीएनएस गाजी को किसने डुबाया, तो मैं कहूंगा कि जी पाकिस्तानी नेवी ने खुद डुबाया। और अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ वजहों को रख रहा हूं जिससे आपको मेरी ये बात समझ में आएगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पीएनएस गाजी को पाकिस्तानी नेवी ने डुबाया है। पहली वजह, पीएनएस गाजी की कंडीशन। कहने को तो पीएनएस गाजी 11,000 नॉटिकल माइल तक ऑपरेशन कर सकती थी, वो 2200 किलोमीटर पार कर विशाखापट्टनम पहुंची भी थी, लेकिन क्या गाजी की हालत इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की थी? पीएनएस गाजी 1944 में पहली बार अमेरिकन नेवी में कमीशन की गई थी। अमेरिकन नेवी से डीकमीशन होने के बाद उसे पाकिस्तान ने लीज पर लिया था। यह पनडुब्बी खास तौर पर अटलांटिक और कैरेबियन सी में ऑपरेट करने के लिए बनाई गई थी। 1966 में पाकिस्तानी नेवी ने अमेरिका से गाजी को और 4 साल के लिए लीज पर तो ले लिया था, लेकिन उसकी हालत तभी खराब हो चुकी थी। इंडियन नेवी के ऑफिशियल हिस्ट्री में बताया गया है कि गाजी की हालत ऐसी थी कि उसे कराची में ठीक नहीं किया जा सकता था। इसके लिए अमेरिका ने टर्की में इंतजाम किए। 1967 में अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्वेज नहर बंद थी, तो पीएनएस गाजी को केप ऑफ गुड होप के रास्ते टर्की जाना पड़ा। 6 मार्च 1968 को टर्की के लिए कराची से चली गाजी 2 साल बाद 2 अप्रैल 1970 को कराची वापस आई थी। दूसरी वजह, मिशन ऑफ नो रिटर्न। पीएनएस गाजी का बंगाल की खाड़ी से लौटना नामुमकिन था। क्या आपको पता है कि जब श्रीलंका से गाजी मद्रास की तरफ बढ़ रही थी तो उसके सिग्नल को किसने पकड़ा था? वो थी इंडियन नेवी की सबमरीन आईएनएस काली देवी। यानी इंडियन नेवी गाजी को ट्रैक कर रही थी। तो जब ट्रैकिंग चल रही थी तो उसका विशाखापट्टनम से वापस कराची जाना मुमकिन ही नहीं था।
तीसरी वजह, आईएनएस विक्रांत को टारगेट करने का दबाव। कराची नेवल बेस ने पीएनएस गाजी के कमांडिंग ऑफिसर खान पर विक्रांत को टारगेट करने का इतना प्रेशर डाल दिया था कि वो 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक विशाखापट्टनम के बाहर समुद्र में विक्रांत का इंतजार करते रहे। इस दौरान उन्होंने माइंस वे भी छाली थी। वो कराची लौट सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि विक्रांत पर अटैक किए बिना लौटना उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसी प्रेशर में वो 8 दिन तक समंदर के अंदर ही रह गए। बाहर निकलने पर उन्हें ट्रेस होने का डर था, लेकिन इसी बीच बैटरीज की वजह से हाइड्रोजन का लेवल बढ़ने लगा। उन्हें ऑक्सीजन के लिए सरफेस पर जाना जरूरी था, लेकिन वो इस खतरे को नजरअंदाज करते गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिक हाइड्रोजन भी पीएनएस गाजी में धमाके की वजह हो सकती है। चौथी वजह, इंटेलिजेंस फेल्योर। पाकिस्तान नेवी का यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था। उसने इंडियन नेवी के उन चैनल्स पर भेजे जा रहे मैसेजेस पर भरोसा किया जो ओपन थे। उन्होंने अपने सोर्स से इसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं समझी, जिसका खामियाजा पीएनएस गाजी और उसके 93 क्रू मेंबर्स को अपनी जान देकर उठाना पड़ा। यानी इंडियन नेवी के प्लानर्स ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को अपनी जाल में फंसाया, उन्हें अपनी गलत जानकारी पर भरोसा करवा दिया और उसी जानकारी पर पाकिस्तानी नेवी ने पीएनएस गाजी को एक्ट करने को कहा। ये जो सारी वजहें मैंने गिनवाई हैं, उसका एक ही मकसद है। मकसद ये कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी नेवी के जो अफसर थे जिन्होंने इस मिशन को प्लान किया होगा, वो अच्छी तरह जानते थे कि नतीजा चाहे कुछ भी निकले, उनका मिशन पास होगा या फेल होगा, कुछ भी हो जाए, पर किसी भी सूरत में पीएनएस गाजी का बचकर वापस निकल पाना नामुमकिन था। उसका डूबना तय था। उसमें मौजूद पाकिस्तानी नेवी के 93 लोगों की मौत तय थी, क्योंकि उन्होंने उसे आत्मघाती मिशन पर भेजा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की नेवी पीएनएस गाजी की बात नहीं करती है, क्योंकि ज्यादा बातें होंगी तो ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और जब ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे तो उनके जवाब भी ढूंढे जाएंगे, और जो जवाब मिलेंगे वो पाकिस्तानी नेवी के फेल्योर को सामने लेकर आएंगे, उनकी कमजोरियों को सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट की सबमरीन फोर्स हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो लगेगा कि कैसे ये देश अपने उन फौजियों के बारे में जिन्होंने जंग में अपनी जान दे दी, उनके बारे में केवल 4 लाइनों में किस्सा खत्म कर दिया। लिखा है कि गाजी ऑफेंसिव माइनिंग ऑपरेशन के दौरान विशाखापट्टनम में डूब गई। इंडियन नेवी ने पीएनएस गाजी के कई टुकड़ों को बाहर निकाला है। उसमें एक ये घड़ी भी थी जो ठीक 12:15 बजे बंद हुई थी। यह वही समय था जब उसमें ब्लास्ट हुआ था। इस तस्वीर में आपको वाइस एडमिरल एन कृष्णन और तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी दिखाई दे रहे हैं। गाजी का ग्लास डोम विशाखापट्टनम के नेवल म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये थी ऑथेंटिक जानकारी पीएनएस गाजी के शिकार की। पाकिस्तानी पनडुब्बी शिकारी बनकर आई थी आईएनएस विक्रांत का शिकार करने, लेकिन खुद ही शिकार बन गई। बांग्लादेश वॉर सीरीज अभी जारी रहेगी, क्योंकि इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं और उनमें से कई वाकये अभी सबूतों के साथ बाहर आने बाकी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही और ऑथेंटिक जानकारी देश के हर कोने कोने में फैले। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी ऐसी शानदार जानकारियां। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।